नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनू और आज के इस एपिसोड में मैं चाहती हूँ कि हम सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएं कि हम खुद को कितना प्यार करते हैं। हम सब चाहते हैं लोग हमारे बारे में अच्छा बोलें, लोग हमें प्रेज करें, हमारे बारे में पीछे अच्छा बोलें, हमारे बारे में सामने अच्छा बोलें, हमें प्रेज करें। हमारा जो प्यार और रिस्पेक्ट हम उन्हें देते हैं उसे रेसिप्रोकेट करें। इतनी बार ये हो पाता है और हम डिसअपॉइंट होते हैं, वुंडेड फील करते हैं, हर्ट फील करते हैं और समझ में नहीं आ पाता कि कहाँ कमी हो रही है। रिश्तों में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनमें हम अपना, जिसे कहते हैं, तन मन धन सब निछावर कर देते हैं, हद से ज़्यादा देते हैं और जब वहाँ से रेसिप्रोकेशन नहीं मिलती तो हर्ट और वुंडिंग फील होती है। इसके पीछे अगर आप बहुत गहराई से समझें तो कहीं ना कहीं हम खुद से कितना प्यार करते हैं ये कभी पूछ कर देखिए। जब हम प्यार की बात करते हैं, दुनिया भर से हम एक्सपेक्ट करते हैं हमसे प्यार करें, हमें प्रेज करें, रिस्पेक्ट करें, लेकिन जब हम अपने आप को एक मिरर के सामने देखते हैं, अपने बारे में हमारी इंटरनल टॉक्स क्या हैं? क्या हम खुद को क्रिटिसाइज करते हैं? क्या हम खुद को वर्दी फील करते हैं? जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दुनिया से, रिश्तों से, क्या उसके लायक हम अंदर से खुद को फील करते हैं? बहुत सारे ट्रिगर्स हैं जिन्हें अगर आप कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको पता लगेगा कि सेल्फ लव है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जनरली जब लोगों के साथ बैठे हो, आप लोगों की हरकतों को, बिहेवियर्स को जज करते हो, कभी मन ही मन में और कभी खुलकर। आप ड्राइविंग कर रहे हो, किसी की कार ड्राइविंग आप देख रहे हो, आपके मुंह से कमेंट निकल आता है, लेडीज तो ऐसे ही चलाती हैं। आप सोशल मीडिया पे हो, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ते हो, उनकी आप फोटोग्राफ्स देखते हो और आप उन्हें जज करते हो। ये आपके बिहेवियर का एक हिस्सा हो सकता है। आपके स्पाउस ने कहीं ना कहीं गंदा टाल छोड़ दिया, किचन में बर्तन रखने की बजाय बाहर ही छोड़ दिए, डाइनिंग टेबल पे ही छोड़ दिया, आपकी मदद नहीं कराई। ये सारे वो बिहेवियर्स हैं जब आप उसे जज कर रहे हो, आप नोटिस कर रहे हो, आप उन चीजों को नोटिस कर रहे हो जो आपने अपने बिहेवियर्स में रिजेक्ट की हैं। आप दूसरों के उन्हीं बिहेवियर्स को नोटिस करते हो जिन बिहेवियर्स को आप डिसोन कर चुके हो अपने बचपन में। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, बचपन तो हमारा एकदम ही अनकॉन्शियस, अनअवेयर था। पावरलेस थे, माँ बाप ने जो कहा वो किया, डराया, मना किया तो नहीं किया, बिहेवियर चेंज किए। जो बिहेवियर्स माँ बाप को अच्छे लगे वही बिहेवियर हमारे लिए अच्छे बन गए। जो बिहेवियर्स माँ बाप को अच्छे नहीं लगे उन्हें हमने धीरे धीरे रिजेक्ट करना शुरू किया। अब वो, अगर आप कार्ल युंग को पढ़ेंगे या जितनी भी रिसर्च हुई है बिहेवियरल साइकोलॉजी पे, तो जितने भी बिहेवियर्स आपने फाइट या फ्रीज मोड की वजह से फॉन कर गए, आप सरेंडर कर गए, आपने जो भी बिहेवियर्स अपने रिजेक्ट किए, जो भी डिसोन किए, वो फाइनली आपका एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था, वो आपका एक सर्वाइवल मोड था। और वो मैकेनिज्म आपके बचपन में तो सेव कर रहा था आपको, आप नेविगेट कर रहे थे लाइफ को। लेकिन अब जब आप उसी मोड में चलते आ रहे हो, आपका एक ब्लूप्रिंट बन गया लाइफ में कि ये बिहेवियर्स अच्छे हैं, ये बिहेवियर्स बुरे हैं। और बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो शायद सोच से रिलेटेड होते हैं। एक तो बिहेवियर है कि मेरा जो टेंजिबली आपको नजर आ रहा है बिहेवियर। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे ये इंटरनल सेल्फ टॉक, दुनिया के बारे में जज करना, लोगों को जज करना, पेसिमिज्म में रहना, हमेशा हर सिचुएशन की ऑप्टिमिज्म देखने की बजाय नेगेटिव साइड को देखना, कंप्लेनिंग एटीट्यूड,
हमेशा हर सिचुएशन को कंप्लेनिंग तरीके से देखना, ये कुछ ऐसे सटल बिहेवियर्स होते हैं जो आपने पिक कर लिए होते हैं, जो आपका ब्लूप्रिंट बन गया होता है आपके घर के एटमॉस्फेयर की वजह से। स्पेशली अगर आप डिसफंक्शनल फैमिली से आए हों, जहाँ पर केओस एक बड़ा नॉर्मल सा था, ड्रामा होता था और आपस में पापा मम्मी की लड़ाइयाँ होती थी, नहीं भी लड़ाइयाँ होती थी तो आप एक इनविजिबल थे, आप उस घर के माहौल में एक इनविजिबल एंटिटी थे। आप हो या नहीं हो, आपको ऐसा नहीं लगता था कि आपकी प्रेजेंस वांटेड है, और जो एक स्पेशल इंटरेस्ट आपके पेरेंट्स को देना चाहिए था, जो एक इंडिविजुअल अटेंशन जो आपको मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आपको अनलव्ड फील हुआ। बहुत सारी सिचुएशंस में आपको ऐसा लगा आपके होने ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और मदर फादर की स्ट्रेस आपने अपने ऊपर ली। कई बार ऐसा होता है कि घर में चैलेंजिंग सिचुएशंस हैं, पेरेंट्स स्ट्रेस्ड हैं, बच्चे को नहीं पता कि वो क्यों स्ट्रेस्ड हैं, उसे तो ये लग रहा है कि मैं बैड ऑब्जेक्ट हूँ यहाँ पर, आई एम द बैड ऑब्जेक्ट, एंड इस वजह से पेरेंट्स को लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं और वो स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं। बच्चा एब्जॉर्ब करता है इन स्ट्रेस को। ये सारे बड़े सारे मल्टीप्लिसिटी ऑफ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग रॉन्ग हो जाती है। यदि उस समय मैच्योर पेरेंट्स हों जो कडल करके, थोड़ा समझाकर, प्यार से हमारे इमोशंस को निकलने में मदद करें, हमारे गुस्से को निकालने में मदद करें, हमारे एंगर को रिप्रेस ना होने दें, और इनकरेज करें हमें अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर इतनी मैच्योरिटी है तो वो इमोशंस जो है हमारे वहीं पर रिलीज हो जाते हैं। और रिलीज इमोशन जो होते हैं, बिकॉज देखिए एनर्जी है, एनर्जी अगर बहती रहे, चलती रहे, तब तो वो हेल्दी है, लेकिन जहां वो स्टक हो जाती है, रुक जाती है, वहां वो बहुत अनहेल्दी सिचुएशन होती है। और कैसे फिर वो अनहेल्दी बनती है, आप ट्रॉमास कुछ ऐसे होते हैं जो इनविजिबल होते हैं, स्पेशली इस तरह के ट्रॉमास जहाँ पे दिन निकलते हैं, हफ्ते बनते हैं, हफ्ते महीने बनते हैं, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपको एक प्योर नर्चरिंग जो कहते हैं ना, प्यार का माहौल, आपको देख के एक्साइटमेंट पेरेंट्स में होना, कभी कडल करना, कभी आपको सेलिब्रेट करना कि आप हो तो हमें बहुत खुशी है। तो वो जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें मिसिंग होती हैं, वहाँ पे इसे कहते हैं निग्लेक्ट। तो बच्चा निग्लेक्टफुल फील कर रहा है, और ये निग्लेक्ट जो है एक ट्रॉमा है, और ये जो ट्रॉमा आता है ये कंपाउंड होता रहता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो रहा है कि निग्लेक्ट कभी हो रही है साल में एक बार, फिर तो बच्चा भी उस चीज़ को आई गई चीज़ समझ के निकाल देता है। लेकिन जब ये बार बार रिपीटेडली आपके घर के माहौल में इतने सेल्फ कंज्यूम्ड हैं पेरेंट्स अपनी स्ट्रगल्स में, अपने ही लाइफ में, आपके लिए उनके पास वो या तो ट्रेंड ही नहीं है, वो वुंडेड हैं, और या फिर अपनी लाइफ में कंज्यूम्ड है, सेल्फ कंज्यूम्ड है। तो वो जो एक बच्चे को सेलिब्रेट करके उसे प्योर लव दे पाना, वो अगर नहीं दे पाए तो वो कब ट्रॉमा बन जाता है बच्चे को तो पता भी नहीं चलता। बच्चे के लिए तो वो सब नॉर्म है, और यहीं से शुरुआत होती है जब वो अपने आप को रिजेक्ट करना शुरू करता है। आई एम द प्रॉब्लम, आई एम द बैड पर्सन हियर, तभी करके मुझे शायद मैं अनडिजर्विंग हूँ लव का, मैं डिजर्व ही नहीं करता, मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरी वर्थ ये नहीं है कि मेरे माँ बाप मुझे अटेंशन दें, प्यार दें, और मुझ पर टाइम अपना लगाएं। तो यहाँ उसने बैड ऑब्जेक्ट खुद को बना लिया। एक और चीज है, हम जब इस धरती पर जन्म लेते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं स्कूल में, कॉलेज में, लाइफ में हमेशा सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स हम सुनते हैं। आप बहुत गहराई से सोचेंगे तो सेल्फ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं स्पेशली जो कोडिपेंडेंट्स या एम्पैथ्स हैं, उनका सेल्फ ही डेवलप नहीं हुआ होता है। कहाँ से सेल्फ एस्टीम और सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब कहाँ से डेवलप होगा?
पहले सेल्फ तो डेवलप हो। बच्चा तो ब्लैंक स्लेट पैदा होता है, उसे क्या पता मैं क्या हूँ, काला गोरा छोटा लंबा, नॉटी नालायक, ये तो सारी वर्ड्स ऐसे हैं जो उसके आसपास के लोग उसे देते हैं, सुनाते हैं और वो इंटरनलाइज कर लेता है। एक 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, इवन 10 साल का बच्चा, उसे क्या पता कि मैं क्या हूं, सेल्फ मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, उसे तो वो आसपास के लोग बता रहे हैं। और प्राइमरी केयर गिवर्स, इनका बहुत बड़ा रोल होता है एक बच्चे को ये बताने में कि तुम्हारी हर हैबिट्स सर आंखों पर, और तुम जो भी पसंद नापसंद करते हो वो सर आंखों पर। हम तुम्हें चेंज नहीं करना चाहते हैं। यू ग्रो, यू इवॉल्व, तुम जैसे भी इवॉल्व करते हो हमारे लिए तुम हीरा हो। बट अनफॉर्चुनेटली जनरेशनल ट्रॉमाज इज रियल। बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी जो ट्रॉमास पास ऑन होते हैं वो इतने अनजाने और इतने सटल तरीके से होते हैं। आज भी अगर कोई इसे सुनता है, इस एपिसोड को, सबसे पहला रिएक्शन होगा डिनायल। कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि हमारे एंसेस्टर्स एक पर्टिकुलर सोच में अपने बच्चों को पाल रहे थे और हम भी उसी जनरेशनल ट्रॉमा का हिस्सा बने और वो सेम जनरेशनल ट्रॉमा हमने अपने बच्चों को आगे दे दिया। मैं खुद एक्सेप्ट करती हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम मदर बनी थी मुझे नहीं पता था कि एक अनवोंडेड मदर, एक हेल्दी मदर, मेंटली हेल्दी मदर कितने अच्छे से बच्चे को पालेगी एज कंपेयर टू अ मदर जो खुद हील्ड नहीं है, जो खुद वुंडेड है। सो ये जो जनरेशनल ट्रॉमा पास ऑन होता है, इसमें यस कल्चर का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कल्चर में विमेन को ट्रीट किया जाता है कि आदमी सुपीरियर है और औरत जो है उसका काम चूल्हा चौकी या किचन तक ही सीमित है। सो ऐसे में ये जनरेशन से जनरेशन तक ये चीजें पास ऑन होती हैं। यदि आपके दादा परदादा इस तरह की मेंटालिटी के थे और वो ट्रॉमा को आपके फादर ब्रेक नहीं कर पाए, चाहे वो आपको बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस में उन्होंने पाला हो, बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा दिया हो, लेकिन वो घर की 4 दीवारी में जो फियर बेस्ड थिंकिंग जो रही, उसने जाने अनजाने कितने ट्रॉमास दिए। ये सेल्फ रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। मेरे फादर एक छोटे से टाउन से थे और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत बड़ी जगह पे पली बड़ी हूँ, पुणे जैसी जगह में जहाँ कॉस्मोपॉलिटन कल्चर था। मेरे फादर के माइंड में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट रहता था कि अगर ये आउटशाइन कर गई, अगर ये बहुत ज्यादा आगे निकल गई तो मैं अपने कास्ट के इंसान को इसके लिए नहीं ढूंढ पाऊंगा। और वो फियर जो था उनके अंदर, वो मुझे नजर आता था सिर्फ उनकी आंखों से, उनके स्टेयर से। मैं बहुत ज्यादा अगर पॉपुलर होती थी वो डर जाते थे। मुझे नहीं पता था कि उनके साथ मेरा कनेक्शन, जो कहते हैं हार्ट टू हार्ट, एक बेटी का और फादर का, क्यों नहीं डेवलप हो पाता था। ही वॉज ऑलवेज साइलेंट, मुझसे खुल के कभी बात नहीं करते थे और मैं हर बार अंदर ही सोचती थी मैं कहीं गलत हूं, शायद मैं बहुत ज्यादा आउटगोइंग हूँ, शायद मैं स्कूल कॉलेज में पॉपुलर हूँ। सो मुझे अपनी शाइन को थोड़ा कम करना जरूरी है, क्योंकि मैं एट द कॉस्ट ऑफ माई फैमिली मैं शाइन नहीं करना चाहती थी। पता भी नहीं चलता कि आप कैसे अपनी शाइन धीरे धीरे डिम करने लग जाते हो, क्योंकि आप अपनों को खुश रखना चाहते हो। वो अपने जो वुंडेड हैं और जो एक्चुअली आपकी शाइन को सेलिब्रेट करें, तो शायद आप इस जिंदगी को इवॉल्व तरीके से एंजॉय कर पाओ। अब जब सेल्फ लव की बात आती है, अगर वुंडेड पेरेंट्स
एक एक क्योटिक ही एनवायरनमेंट में फंस कर रह गए और दूसरों को प्लीज करते रह गए। परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या सोचेगा, बच्चों के बारे में सोचने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि दुनिया क्या सोचेगी। वहां पे वो वुंडिंग आगे आगे पास ऑन होती रहती है। और सेल्फ जो है वो पेरेंट्स ने ही सिखाना होता है बच्चे को। उसके शौक, उसकी हॉबीज क्या हैं, उसमें जब उसके केयर गिवर्स इंटरेस्ट लेते हैं तब वो प्राउड फील करता है कि हाँ, मैं अगर स्कूल में लेट्स से डॉटर होने के बावजूद अगर मैं अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ एकेडमिकली, गेम, स्पोर्ट्स, और इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं पेरेंट्स, तो यही मेरा सोल पर्पस है और इसी रास्ते में मुझे जाना है। और अगर उसे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं सटल रिमार्क्स आ रहे हैं कि इवेंचुअली तो घर ही संभालना है, तो वहां से अपनी शाइन बच्चा खत्म करके वो करने की कोशिश करता है जिससे पेरेंट्स प्लीज हो जाएं। इस एपिसोड के थ्रू मैं यही समझाने की कोशिश कर रही हूं कि कितना जरूरी है ये जानना कि कहीं हम सेल्फ हेट्रेड में तो नहीं जी रहे हैं। जितना हम दुनिया को देखकर जज कर रहे हैं उतना ही हम अपने अंदर की सारी प्रोजेक्शंस बाहर वालों पर थोप रहे हैं आज। और सेल्फ लव के लिए इससे पहले आप बाहर के लोगों से उम्मीद करो कि कोई आकर आपको प्योर लव दे, आपका प्यार जो है उसे रेसिप्रोकेट करे। पहले खुद को प्यार कीजिए, और खुद को प्यार करने के लिए उस चाइल्डहुड में तो जाना बहुत जरूरी है, और इन पैटर्न्स को अंदर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। जब मैंने शुरू किया था तो ये एकदम अननोन टेरिटरी थी मेरे लिए। मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। टोटल आइसोलेशन में गई हूँ और मैं जानना चाहती थी कि मेरी इतनी मेहनत के बावजूद रिश्ते मुझे वो खुशी क्यों नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि जब आप बचपन में ही ना अपना सेल्फ डेवलप कर पाए, ना अपना सेल्फ लव डेवलप कर पाए, तो आप अनफॉर्चुनेटली अडल्ट लाइफ में बहुत टॉक्सिक लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। यूनिवर्स कैसे काम करता है ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो एक एक चीज याद रखता है। आप कॉन्शियसली नहीं किसी चीज को याद रखते हो। मुझे तो कम से कम कुछ भी कॉन्शियसली याद नहीं था। मैं तो आउटवर्ड देखकर और लोगों, मतलब मैं सिचुएशंस को ही ब्लेम करती थी, विक्टिम समझती थी मैं अपने आप को। ये भी एक पार्ट है आपकी चाइल्डहुड प्रोग्रामिंग का, जिसमें आप विक्टिम मेंटालिटी में जीते हो। आपको लगता है कि सब कुछ बेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रही है। अब इसमें अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और बहुत सारा कुछ मिक्सचर डालेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन एनी केस कभी भी कोई भी रिश्ता, चाहे वो नौकरी का हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, फ्रेंडशिप हो, रोमांटिक रिश्ता हो, कभी भी ओवर गिव ये सोचकर मत कीजिए कि मैं इसको इतना दूंगी तो मुझे वापस लव अफेक्शन मिलेगा। आउटकम बेस्ड थिंकिंग कभी भी यूनिवर्स पसंद नहीं करता, और ये फैक्ट है, रिसर्च है। आपको जो भी करना है सिर्फ इसलिए कीजिए कि मुझे ये पसंद है, करना पसंद है। सो अगर आप अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हो तो वो बर्डनसम होकर मत कीजिए, और ये सोचकर मत कीजिए कि कोई बात नहीं, सारा परिवार सुबह सो रहा है लेकिन मैं उठकर घर का सब निपटाऊंगी, क्योंकि इससे मैं सबकी अप्रूवल और वैलिडेशन जीत लूंगी। वो मुझे पसंद करेंगे, मेरी तारीफ करेंगे कि देखो भयंकर ठंड है, सब लोग आराम कर रहे हैं और वो फिर भी 6 बजे 5 बजे उठकर घर के काम निपटाती है। अगर ये
आउटकम बेस्ड थिंकिंग है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। उठना है तो अपने लिए उठिए। मुझे पसंद है, मुझे सुबह उठकर अपने लिए योगा करना या घर का जो भी करना है वो पसंद है मुझे करना, ना कि इसलिए क्योंकि मुझे मेरी सास की वैलिडेशन चाहिए या मेरे हस्बैंड की वैलिडेशन चाहिए या मेरे बच्चों की वैलिडेशन चाहिए। जो भी काम आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि दूसरों को आप प्लीज करना चाहते हो, वो ना कभी आपको खुशी देगा और ना ही वो जो आपके दिमाग में आप एज्यूम कर रहे हो आउटकम, वो आउटकम आपको कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगेन आई एम रिमाइंडिंग दैट फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता है जो आपके बचपन के सटल एक्सपीरियंसेस को मिरर करता है। आपने उस समय कुछ जो भी फील किया, आप एड्रेस नहीं कर पाए, उसे रिजॉल्व नहीं कर पाए बचपन में। अब आपका जो अडल्टहुड है वो ऐसे से लोगों को आपकी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, जो आपको सिमिलर इमोशंस और सिमिलर एक्सपीरियंसेस को याद दिलाने में मदद करेंगे। वो ट्रिगर बनेंगे आपके लिए। तब तक ट्रिगर बनेंगे, ये साइकिल्स बार बार रिपीट होंगी। या तो सेम इंसान आपको सेम साइकिल्स देगा या अलग अलग इंसान आपको मिलेंगे जो कि इस तरह के इमोशंस आपको देंगे जिसमें आप वो जो उस समय एक्सप्रेस करना चाहते थे, आप नाराज होना चाहते थे, आप गुस्सा करना चाहते थे, आप चिल्लाना चाहते थे, आप रोना चाहते थे, वो जो इमोशंस आप उस समय नहीं कर पाए ना, वो इमोशंस अब आपसे अडल्टहुड में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको फोर्स करेगा, ट्रिगर करेगा कि आप वो इमोशंस को अब निकालिए। और ऐसी स्टेज कभी ना कभी जरूर आती है। दो तरीके से इसको आपकी लाइफ में आपका सबकॉन्शियस ब्रेन मैनिफेस्ट कर रहा होता है। या तो खुद ही इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए कि यस आई थिंक ये जो मैं ट्रिगर होता हूँ छोटी छोटी बातों पे, या मैं लोगों को जज करता हूँ, या मैं विक्टिम फील करता हूँ या करती हूँ, या मेरे अंदर वो प्योर हैप्पीनेस एंड जॉय मिसिंग है, या लोग मेरे चारों तरफ मुझे टॉक्सिक मिलते हैं, तो मैं ये आइडेंटिफाई रिकॉग्नाइज कर चुका हूँ और मैं अब इनर वर्क करना चाहता हूँ। मुझे ये ट्रिगर्स समझ में आ गए हैं। तो इसमें ये भी कोई बहुत ऐसा नहीं है कि बड़ा प्लेजरेबल काम है। ऑलमोस्ट आपको 6 महीने से 1 साल खुद को देने पड़ते हैं और एक एक इमोशन को निकालना काफ़ी टफ काम है। ये ऐसा नहीं है कि आपने सोचने बैठे आपको सारा एक दिन में याद आ जाएगा। बहुत टाइम लगता है इसमें, काफ़ी आपको इमोशंस निकालने में पेनफुल भी होता है। आप कई बार आप ब्रेक डाउन करते हो, कई बार आप छोड़ना भी चाहते हो इस चीज़ को। मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और एपिसोड में ये डिस्कस करूंगी कि आप गिव अप करना चाहते हो कि बहुत हो गया अब। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार आप शुरुआत जब करते हो तो सबकॉन्शियस ब्रेन आपकी पूरी मदद करना शुरू करता है। दूसरा है कि अगर आप इनर वर्क करने के लिए जिद्दी हो कि नहीं मुझे नहीं करना है, ये सब बकवास बातें हैं, इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। शैडो वर्क कुछ नहीं होता, इसे शैडो वर्क कहते हैं। ये शैडो वर्क वगैरह कुछ नहीं होता। मुझे तो जैसा है ठीक है। द प्रॉब्लम इज नॉट विद मी, प्रॉब्लम बाहर के लोगों में है। काफ़ी लोग डिनायल में रहते हैं, स्पेशली जो जिनमें नार्सिसिज्म का स्पेक्ट्रम बहुत हाई होता है, वो हमेशा डिनायल में रहते हैं एंड दे नेवर एक्सेप्ट कि मुझे कुछ काम करने की जरूरत है, मैं तो हमेशा सही हूँ, फॉल्ट हमेशा दूसरों की है। तो जब आप हमेशा दूसरों की फॉल्ट देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप वही नार्सिसिज्म के हाई स्पेक्ट्रम में हो। तो दूसरे तरीके से जब आप हमेशा डिनायल में हो तब यूनिवर्स इंटरवीन करता है। इंटरवीन तो करता ही करता है। यूनिवर्स आपके इन इम्बैलेंस्ड एनर्जीज में इंटरवीन करेगा ही करेगा। और वो कैसे इंटरवीन करता है? जब आप डिजीज मैनिफेस्ट करने लग जाते हो। सो वो जो स्टोर्ड आपकी एनर्जीज थी, वो जो ट्रॉमास थे आपके स्टोर्ड, जिन्हें आप निकालना नहीं चाहते हो, वो फिर मैनिफेस्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डायबिटीज एंड अर्थराइटिस एंड हार्ट प्रॉब्लम्स। एंड ये रिसर्च से प्रूव हुआ है। एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, क्रॉनिक होता है, एस्थमा होता है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, कैंसर जैसी डिजीज एक स्टेज के बाद। स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ये सारी जो लाइफस्टाइल डिजीज, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज, जो ऑटो इम्यून डिजीज हैं, ये वही जो आपकी बॉडी में आपका ट्रॉमा जो है वो सिर्फ ब्रेन में नहीं,
पूरी बॉडी में स्टोर रहता है। और ये जो स्टोर्ड है, जिसे हम निकालना नहीं चाहते हैं, इसे जब हम निकालने का करेज करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो। अब सेल्फ लव जहां हम बात करते हैं, आप ट्रॉमास को निकाल रहे हो, मैं इस पर भी एक मेडिटेटिव सेशन करूंगी और कुछ एपिसोड्स भी करूंगी कि सेल्फ लव को आप किस प्रकार से अपने एनहांस कर सकते हो। सेल्फ लव बस इतना इस समय समझिए कि आप ना तो कोडिपेंडेंट की तरह सेल्फ लव करते हो, ना ही नार्सिसिज्म की तरह। कोडिपेंडेंट जो कि खुद को लूज कर देते हैं, खुद को भूल जाते हैं रिश्ते निभाने के चक्कर में, वो खत्म हो जाता है। उन्हें नहीं पता मेरी नीड्स क्या हैं। सबकी नीड्स को आगे रखना, अपनी नीड्स को पीछे रखना। अगर आपको लगता है कि आप कहीं जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में, आप सबके ऊपर छोड़ देते हो, जो खाना मंगाना है मंगा लो, आई एम ओके। थोड़ा सोचिए गहराई से, आप क्यों ओके? आप क्यों नहीं डिजर्व करते हो? आप क्यों नहीं खुद की फीलिंग्स को महसूस करते हो? कहते हैं हम में से ज्यादातर लोग थिंक करते हैं, फील करना बंद कर देते हैं। ये चाइल्डहुड ट्रॉमा का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। हम अपनी बॉडी से डिसोसिएट हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कभी महसूस करके देखिए, आप अपनी पाम्स, अपने फीट, इनको महसूस कर सकते हैं कि नहीं। अगर नहीं महसूस कर रहे हैं तो ब्रेथ वर्क, मेडिटेटिव वर्क बहुत वंडर्स करता है, बहुत वंडर्स। आप अपनी आर्म्स, लेग्स, आपके हैंड्स, आपके फीट, उनको महसूस करना शुरू करते हो। जब भी आप नाक से गहरी सांस लीजिए, मुंह से निकालिए, और उस सांस को जब आप अंदर लेते हैं तो महसूस कीजिए कि आप ट्रैवल करा रहे हैं उसे अपने पूरे शरीर में। सिंपल टेक्निक है, धीरे धीरे शुरू कीजिए। आपको वो जो डिसोसिएशन है, आपको उसे वापस लेकर आना है। कम बैक टू द सेंटर। अपने खुद को आपने अपनी बॉडी में वापस लेकर आना है, अपने हार्ट चक्र में, अपने हार्ट सेंटर में वापस लेकर आना है। तो कोडिपेंडेंट जो खुद को लूज कर देते हैं, दूसरों को आगे रखते हैं, दूसरों की नीड्स को तवज्जो देते हैं, खुद को पीछे कर देते हैं, वो भी सेल्फ लव नहीं है। और नार्सिसिज्म जो ये सोचते हैं कि पूरी दुनिया मेरे लिए है, मुझे प्लीज करने के लिए पैदा हुई है, मैं सुपीरियर हूं, मैं गॉड हूं, मैं ग्रैंडियोस हूं, और दुनिया जो मेरे आसपास के हैं, मेरे स्पाउस, मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स, इन सब का फर्ज बनता है कि मुझे खुश रखें। तो सुबह से शाम तक इनका फर्ज बनता है कि मेरे लिए ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। दोनों ही एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। दोनों ही डिप्रेशन, एंजाइटी और इन्फ्लेमेटरी बीमारियों का शिकार बनते हैं। सो सेल्फ लव बिना किसी के बाहर के इंटरवेंशन के खुद के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, कितना आप खुद के बारे में डिसीजंस ले सकते हो विदाउट हर्टिंग एनीबडी। अकेले में आप कितना टाइम स्पेंड कर सकते हो? क्या हमेशा बाहर चेज करने का दिल करता है? आपको ये लगता है कि मेरे को अगर एक दिन भी ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ गई तो मैं एंजॉय नहीं कर सकता हूं घर पे? अगर ये सारे ट्रिगर्स हैं, इन्हें महसूस कीजिए और देखिए ये कहां से आ रहे हैं। अपने केयर गिवर्स को माफ कीजिए, सब अनकॉन्शियस हैं, अनअवेयर हैं। जितनी आप अपनी अवेयरनेस को एक्सपैंड करेंगे उतना ही आप हील करेंगे। फिर मिलेंगे और एपिसोड्स में, क्योंकि सेल्फ लव एक एपिसोड में तो नहीं हो सकता, बहुत कुछ है बताने के लिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।